Hi everybody, and you all are welcome to the world of English. I'm Shailendra Chatterjee, and as slated, we are discussing today idioms and phrases. Idioms and phrases, very important topic for your examination. Your question setters, they look forward to your knowledge of idioms and phrases. कितने आप idioms के साथ, phrases के साथ दक्ष हैं, जुड़े हुए हैं, उसका इस्तेमाल आम बोलचाल में करते हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों का आकलन करना चाहती है idioms and phrases के मार्फत से। सवाल पूछने के कई तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट idiom का मीनिंग आपसे पूछता है क्या होना चाहिए, या फिर कई बार एक सेंटेंस में एक idiom का इस्तेमाल करता है और उस idiom का थोड़ा सा फॉर्म थोड़ा चेंज कर देता है, गलत फॉर्म में इस्तेमाल कर देता है। तो आपको ये जानना होगा कि जो भी idiom है उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, उस idiom में कोई आर्टिकल लगा हुआ है या नहीं है, सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है, उस idiom में प्रेपोजिशन कौन सा लगता है, इन लगता है या ऑफ लगता है। ये सारे एंगल्स से आपको idioms को देखना होगा। और तरीका होता है कि जो भी idioms आप पढ़ें उसको जाने, उसका मीनिंग, और साथ साथ उसका इस्तेमाल कैसे होता है, सेंटेंस भी बनाएं। जब आप सेंटेंस बना लेते हैं तो आप फिर आप कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है और दिमाग में सेट भी हो जाता है कि इस idiom में कैसे इसका इस्तेमाल होना है। तो ये कई एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। बिसाइड्स दैट मैं अगर थोड़ी और बात करूं तो idioms और phrases पूछने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि आपको idioms और phrases आपके कम्युनिकेशन को अट्रैक्टिव बनाता है, थोड़ा आकर्षक बनाता है। फ्लैट लैंग्वेज में, फ्लैट सेंटेंस में आप जब कोई वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उतना कैची नहीं होता है, उतना अट्रैक्टिव या इंप्रेसिव नहीं होता है जितना एक idioms के सहारे आप सेंटेंस बनाते हैं। गॉट ए पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ idioms एंड phrases के। देखिए कैसे वी हैव टू बी केयरफुल। अगर कोई वर्ड कोई इस्तेमाल कर रहा है, he broke the silence. He broke the silence. ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, उसने चुप्पी तोड़ी। लेकिन यहीं पे अगर हम बोले he broke the ice, है ना, साइलेंस की जगह आपने क्या इस्तेमाल किया, he broke the ice. He broke the ice, नहीं तो फिर सुनने में थोड़ा डिफरेंट लगता है, थोड़ा हटके लगता है। साइलेंस वर्ड काफी कॉमन हो चुका है, एवरीबॉडी नोज द मीनिंग ऑफ साइलेंस। अब वहीं पे आइस से आपने idiom को बदला, idiom का इस्तेमाल किया, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना। गॉट माय पॉइंट? इसी तरह से अचानक कहीं से कुछ आया आपके पास संदेश जो आप अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है, तो उसकी जगह आप अगर इस्तेमाल करें बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो सुनने में बेहतर लगता है। मीनिंग वही होता है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू व्हेन आई केम टू नो दैट योर फ्रेंड कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। व्हाट आई पॉइंट? तो यहाँ पे सुनने में अच्छा लगता है। अब क्लियर, कुड नॉट क्लियर द एग्जाम से भी बढ़िया लगता है क्या, कुड नॉट गेट थ्रू द एग्जाम? नहीं। अब देखिए थोड़ा सा, दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू बी केयरफुल। गेट थ्रू का मतलब क्लियर। ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम को हम कैसे बोलेंगे, ही कुड नॉट गेट थ्रू द एग्जाम। अब क्वेश्चन सेटर हो सकता है गेट थ्रू के साथ इन लगा दे, ही कुड नॉट गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन। तो गेट थ्रू के साथ इन की जरूरत नहीं है, उसका इस्तेमाल भी देखना, प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन। गॉट माय पॉइंट? कोई व्यक्ति गुजर गया तो बोलते हैं ही डाइड, लेकिन ही डाइड उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना ही पास्ड अवे, he expired, या फिर he kicked the bucket, है ना। to kick the bucket का मतलब अल्लाह को प्यारा होना, है ना, गुजर जाना। to kick the bucket. he was terminated उतना इफेक्टिव नहीं है जितना he was handed over a pink slip. he was handed over a पिंक स्लिप का मतलब टर्मिनेशन। तो it will look it will have a level. Got a point? He was handed over a pink slip. Let's
गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है जो बेकार चला गया, टोटल वेस्टेज हो गया, तो उसकी जगह वेस्ट होना उतना अट्रैक्टिव नहीं है, जिसकी जगह अगर हम बोले एंडेड इन फियास्को, एंड इन फियास्को, टू एंड इन फियास्को, एंड इन फियास्को मतलब द कंप्लीट फेलियर, टोटल फ्लॉप, टोटल फेलियर, असफल, विफल हो जाना, तो एंड इन फियास्को साउंड्स बेटर। गॉट माय पॉइंट? इसी तरीके से देखिए, बेकार चले जाने को एक और ईडियम से बोलते हैं बाइट द डस्ट। ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स बाइट द डस्ट ड्यू टू इम्प्रैक्टिकलिटी। इम्प्रैक्टिकलिटी की वजह से वो मिट्टी पलीत हो जाता है, बेकार चला जाता है। बाइट द डस्ट। दे आर फाइटिंग with full vigor, full energy. They are fighting with all might. पुरजोर लड़ाई कर रहे हैं। तो पुरजोर लड़ाई करने के लिए हम अगर एक टूथ एंड नेल का इस्तेमाल करें, they are fighting tooth and nail, so it sounds better. They are fighting tooth and nail. टूथ एंड नेल का मतलब होता है पुरजोर लड़ाई, यानी कि दांत काट रहे हैं, खरोच रहे हैं नाखून से, यानी पूरी शक्ति लगा दी। टू फाइट विद ऑल माइट, टूथ एंड नेल। करेक्ट पॉइंट? किसी से कंप्रोमाइज करना, आई वुड लाइक टू कंप्रोमाइज, तो कंप्रोमाइज कॉमन वर्ड है, अट्रैक्टिव नहीं है। उसके जगह अगर आप कंप्रोमाइज की जगह एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर लें, टू मीट ऑन अ बोथ वे। नहीं, करेक्ट ईडियम है टू मीट ऑन अ हाफ वे। टू मीट ऑन अ हाफ वे, आई वुड लाइक टू मीट ऑन अ हाफ वे। दे बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू मीट ऑन अ हाफ वे। हाफ वे क्या मतलब हुआ? आधे रास्ते, यानी कि आधा तुम चलो आधा हम चलें, कंप्रोमाइज करें तो बेहतर लगता है। इट रेन्ड हेवीली लास्ट नाइट। पुरजोर बारिश हुई, जबरदस्त बारिश हुई, तो हेवीली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। उसके जगह अगर आप कैट्स एंड डॉग्स इस्तेमाल करते हैं तो सुनने में बेहतर लगता है। इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स लास्ट नाइट। इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स लास्ट नाइट। ही सस्पेक्टेड समथिंग। उसने कुछ भाप लिया, सस्पेक्ट किया, उतना इफेक्टिव नहीं है। अगर उसके जगह सस्पेक्ट की जगह आप बोलते हैं ही स्मेल्ड द रैट, तो टू स्मेल द रैट का मतलब होता है टू सस्पेक्ट, भाप लेना, टू स्मेल द रैट। तो दिस इज व्हाट हाउ इट मेक्स डिफरेंस, है ना। इडियम्स सेंटेंस को थोड़ा हटके बना रहा है, उन्हीं को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? हाउ टू यूज इडियम्स। हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव इडियम का मतलब होता है टू वर्क इन पार्टनरशिप, मिलजुल के काम करना। अब टू वर्क इन पार्टनरशिप में दम नहीं है, लेकिन दे आर वर्किंग हैंड इन ग्लव। दे आर वर्किंग हैंड इन ग्लव, तो सुनने में बेहतर लगता है। हाँ, कोई ग्लव है, दास्ताना है, अकेले काम तो करेगा नहीं। कब काम करेगा? जब हाथ पे आएगा। तो हाथ और दास्ताने का कैसा रिश्ता है? पार्टनरशिप का। तो उसी बात को हम दिखाते हैं कैसे, हैंड इन ग्लव। अब यहाँ पे हो सकता है इसको बदलकर हैंड एंड ग्लव कर दे सेंटेंस में। तो याद रखिए जो ओरिजिनल ईडियम है वो हैंड एंड ग्लव नहीं है, हैंड इन ग्लव है। करेक्ट पॉइंट? यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल। अंतिम क्षण में, है ना, द लास्ट मोमेंट। स्टूडेंट्स गेट रेडी एट द लास्ट मोमेंट। स्टूडेंट्स गेट रेडी एट द लास्ट मोमेंट उतना इफेक्टिव नहीं है। अब गेट रेडी की जगह जरा आप गियर अप कर दीजिए, स्टूडेंट्स गियर अप। स्टूडेंट्स गियर अप। अब एट द लास्ट मोमेंट उतना इफेक्टिव नहीं है, उसकी जगह 11th आवर कर दें, तो स्टूडेंट्स गियर अप एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, तो इट साउंड्स बेटर, थोड़ा सुनने में बेहतर लगता है। स्टूडेंट्स गियर अप एट द 11th आवर। गियर अप को भी बदल कर आप एक और इडियम लाइए। नहीं, स्टॉक में बहुत सारे होने चाहिए। स्टूडेंट्स पुल अप देयर सॉक्स, है ना, पुल अप सॉक्स। स्टूडेंट्स पुल अप देयर सॉक्स एट द लास्ट मोमेंट। स्टूडेंट्स tighten their shoelace. Tighten
shoeless. Students tighten their shoelace at the last moment. It looks better, it sounds better. Students tighten their shoelace, students pull up socks, students gear up. मैं इस बात पे बल देना चाहूंगा, जोर देना चाहूंगा. I would like to emphasize, I would like to lay stress. तो lay stress या emphasize से भी बेहतर होता है अगर आप बोलते हैं I would like to drive home to the fact, है ना. तो drive home, to drive home का मतलब होता है किसी बात पे बल देना, जोर देना. उसने कल रात बहुत ज्यादा पी ली. He overdrank last night. तो overdrank बहुत ज्यादा पी लेना. अब उसके जगह idiom इस्तेमाल करें, he hit the bottle last night. He hit the bottle last night. He hit the bottle, है ना. इतना ही रहने दीजिए, last night आप लिख ही लेंगे. He hit the bottle. तो to hit the bottle का मतलब होता है to be overdrunk. कोई व्यक्ति आपको फ्रेश लग रहा है तो बोलते हैं आप आज आप फ्रेश लग रहे हो. दम नहीं है, फ्रेश इज कॉमन वर्ड. उसके जगह आप बोलते हो, अगर बोलते हो यू लुक रोज इन जून टुडे. रोज इन जून, यू लुक रोज इन जून टुडे. जून महीने का रोज जैसे लग रहे हो, यानी कि फ्रेश लग रहे हो. इंग्लैंड में जून महीने में का जो गुलाब है वो बहुत खिलता है, बिकॉज जून महीने वहां पे बहुत प्लीजेंट मंथ है. सो यू लुक रोज इन जून टुडे. कैन यू पॉइंट? हाँ, तो कैसे कैसे मैटर करता है इडियम्स. देखिए, इडियम्स मेक योर कम्युनिकेशन बेटर. आप फ्रैंक हैं तो बोल सकते यू आर फ्रैंक. उतना मजा नहीं है, थोड़ा वर्ड बदल दीजिए. यू आर कैंडिड. यू आर कैंडिड. It sounds better. You are candid. You are frank. हाँ, you are straightforward. और बदलना चाहे idiom इस्तेमाल कर लिए. You call a spade, है ना. Call a spade. You call a spade. अब spade को spade कहते हैं, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. हाँ, आप झूठी तारीफ नहीं करते हैं. करिए पॉइंट. अपने मुंह में मिट्ठू बनना नहीं बोलते, वो अपनी तारीफ खुद करता है. ही डज सेल्फ प्रेज. ही डज सेल्फ प्रेज. अब सेल्फ प्रेज कॉमन वर्ड है. अगर उसके जगह बोलते हैं हे बीट्स द ड्रम. ही बीट्स द ड्रम तो सुनने में बेहतर लगता है. ही मेक्स अ टॉल क्लेम. ही मेक्स अ टॉल क्लेम, है ना. टू मेक अ टॉल क्लेम, बड़े बड़े दावा करना, बड़ी बड़ी बातें करना. टू मेक अ टॉल क्लेम. बीट द ड्रम. या ही इज ऑलवेज इन एयर्स. टू बी इन एयर्स. टू बी इन एयर्स का मतलब होता है अपने मुंह में मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, सेल्फ प्रेज करना. गॉट माय पॉइंट? टू बी इन एयर्स, बीट द ड्रम, टू मेक अ टॉल क्लेम. तो वर्ड का मीनिंग इडियम्स जब इस्तेमाल करते हैं तो वो जरा इफेक्टिव बनता है, कैची बनता है, इंप्रेसिव बनता है. दैट वी हैव टू बी अ बिट केयरफुल अबाउट. इडियम्स का इस्तेमाल जम के करिए, खूब सारा करिए. नहीं, दे विल गिव यू, दे विल ऐड टू द फ्लेवर ऑफ योर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन बहुत बड़ी कला है आपके अंदर में, उसे निखारना है. सिंपल नहीं बनाना है, थोड़ा हटके बनाना है, थोड़ा डिफरेंट बनाना है. बाकी लोग सुनेंगे तो बोलेंगे अच्छा थोड़ा उसका बोलने का तरीका थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है, अच्छे अच्छे वर्ड्स वो इस्तेमाल करता है. दिस व्हाट इज वी शुड ऑलवेज ट्राई फॉर. छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे बदलाव करिए. आप ओपिनियन हमेशा बोलते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन. लेकिन अगर ओपिनियन को बदल कर अगर वर्ब बना दे व्हाट डू यू ओपाइन, तो सुनने में बेहतर लगता है. हाँ, व्हाट इज योर ओपिनियन से बेहतर लगेगा what do you opine. आप बोलते हैं it will be sufficient, ये काफी है. अब it will be sufficient के जगह अगर बोलते हैं it will suffice. अब sufficient नाउन को आपने क्या, एडजेक्टिव को आपने क्या बना दिया, वर्ब बना दिया. it will suffice, it sounds better. हाँ, टीचर्स याद करिए, आप सेंटेंस आप बनाया करते थे, ट्रांसलेशन बनाते थे. दिल्ली यमुना के किनारे अवस्थित है, तो कैसे सेंटेंस बनाते थे. दिल्ली इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना. छोटा करिए, दिल्ली स्टैंड्स ऑन यमुना. दिल्ली स्टैंड्स ऑन यमुना साउंड्स बेटर.
अगेन पॉइंट, तो स्मार्टली हैंडलिंग वर्ड्स, स्मार्टली हैंडलिंग इडियम्स, फ्रेजेस का जम के इस्तेमाल करना, यही है आपके आपसे एक्सपेक्टेशन आपके क्वेश्चन सेटर का। करेक्ट पॉइंट। तो आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस है इडियम्स एंड फ्रेजेस से एंड हाउ टू हैंडल देम। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, जरा आप इनका ट्राई करिए क्विकली, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इनको, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दीज इडियम्स। फाइन, हैव यू ट्राइड? चलिए मैं देखता हूं आपका सही है या नहीं, चेक कर लीजिए आपके आंसर्स। किक अप हिल्स का मतलब होता है जो चीज आपको एंजॉय करते हैं, जो भी चीज करके आप एंजॉय करते हैं, यानी कि टू डू थिंग्स दैट यू एंजॉय, है ना, कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं जिसमें यू गेट एंजॉयमेंट, रिक्रिएशन, नहीं वो है। उसी तरीके से विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच, कोई धागा अटैच नहीं है, कहने का मतलब है कोई कंडीशन, है ना, कोई कंडीशन शर्त नहीं रखा आपने, नहीं जो खींच लेंगे, गॉट माय पॉइंट। तो विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच का मतलब अनकंडीशनली कुछ भी करना। द गिफ्ट ऑफ गैब, गैब का मतलब होता है बात करना, और बात करने की कला नहीं ऊपर वाले ने ही आपको दे दिया है। द गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की कला। Narendra Modi has a gift of gab. Narendra Modi has a gift of gab. Atal Bihari Vajpayee had a gift of gab. Art of talking, art of talent for speaking था। नहीं, बहुत स्मार्टली हैंडल करते हैं, बात करते हैं। इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट का मतलब क्या? बहुत खुश होना, टू बी चीयरफुल, फोर्थ का बी। और एक पॉइंट, इसी तरीके से जरा कुछ और इडियम्स को ट्राई करें आप क्विकली। फाइन, यू माइट हैव ट्राइड। देखिए, ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मतलब हम्बल होना, यानी किसी से माफी मांग लेना, टू अपोलोजाइज हम्बली, है ना, किसी से हम्बल वे से, किसी को गलती किया है तो मान लेते हैं, अपोलोजाइज कर लेते हैं।
लूजिंग ग्राउंड का मतलब होता है टू बी क्या, बिकम लेस एक्सेप्टेबल, टू बिकम लेस एक्सेप्टेबल। लूजिंग ग्राउंड का मतलब अब उसका एक्सेप्टेंस घट रहा है धीरे धीरे। गॉट आई पॉइंट? एट द फर्स्ट ब्लश, एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब एट द फर्स्ट साइट, पहली नजर में, जिसे हम प्रथम दृष्टया बोलते हैं, या फिर एट द फर्स्ट साइट बोलते हैं, या फिर और भी वर्ड्स है उसके लिए बना हुआ, प्राइमा फेसिया, नहीं तो प्राइमा फेसिया, दीज आर द सिनोनिम्स। एट वंस बेक एंड कॉल, कोई भी किसी ने भी कुछ कहा, कॉल किया, तो आप उसको तुरंत नॉड कर रहे हैं, यानी कि ऑलवेज रेडी टू सर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा टू बी रिस्पॉन्सिव टू वन स्लाइटेस्ट रिक्वेस्ट। कोई भी कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है तो तुरंत आप सहमत हो जाते हैं, तुरंत करने के लिए तत्पर होते हैं, यानी कि कुछ भी करने के लिए तत्पर होना। अब बेक का मतलब होता है नॉड, है ना, नॉड, सर हिलाना। तो जैसे ही कॉल किया, तो जैसे ही कान पे आवाज आई, अभी आया, तो ये जो प्रवृत्ति है उसको बोलते हैं टू एट द बेक एंड कॉल। एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब दूरी बनाकर रहना, टू कीप अवे, है ना, ये एट को अवे बना दीजिए, टू कीप अवे फ्रॉम, है ना, टू कीप अवे फ्रॉम समथिंग। करेक्ट पॉइंट? जरा इनको ट्राई करें। Might have tried, you might have tried them. Bone of contention, contention का मतलब क्या? फसाद, झगड़ा, contend, fight। देखो तो who are the contenders, मतलब कौन fighters हैं, यानी आपके साथ कौन मुकाबले पे उतर रहे हैं, मुकाबला करना। तो bone हड्डी, है ना, तो एक हड्डी का टुकड़ा है जिसपे दो डॉग्स लड़ रहे हैं, नहीं तो उनका जो लड़ाई का कॉज है वो क्या है, वो बोन है। तो इसका मतलब है a subject of dispute, a subject of dispute, फसाद का जड़। जैसे बोलते हैं ना, कश्मीर is the bone of contention between India and पाकिस्तान। जिसे दूसरे शब्दों में apple of discord भी बोलते हैं ना, एक और भी लिख सकते हैं आप, क्या बोलेंगे, apple of discord। discord का मतलब भी झड़प होता है, तो apple of discord यानी कि bone of contention, यानी कि subject of dispute। to catch 40 winks, है ना, विंकिंग, विंक का मतलब आंख मारना, नहीं 40 विंग्स, तो यानी कि आंख मार रहे हैं, रात भर सो नहीं पाए, तो इसका उत्तर होता है टू हैव अ शॉर्ट स्लीप। तो काफी छोटी नींद को हम बोलते हैं टू कैच 40 विंग्स। टू सिट एट समवन्स फीट, टू सिट एट समवन्स फीट, किसी के कदमों पे बैठना, इसका मतलब क्या, टू बी फैसिनेटेड बाय समवन, किसी से अट्रैक्टेड हैं आप, किसी के प्रति आपका रुझान है, तो आप उसके कदमों में बैठ रहे हैं। टू कट ऑफ वंस जेब, टू कट ऑफ वंस जेब, इसका मतलब है अपना ही, नहीं, द स्टाइल एंड अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का अपना ही जो स्टाइल है या अपीयरेंस है, उसका पहनावा ओढ़ावा है, उसका लुक्स है, उसके लिए बोलते हैं टू कट ऑफ वंस जेब। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू,
हाँ, यानी कि जितना आप चिबा चबा सकते हैं उससे ज्यादा आपने नहीं मुंह में डाल लिया, बाइट लिया। तो इसका मतलब है टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज टू बिग। हाँ, ऐसा टास्क आपने हाथ में ले लिया जो बहुत बड़ा है, जो आपके बस में नहीं है। तो अपने काबिलियत से ज्यादा काम लेने को बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। यू शुड नॉट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ठीक है, जरा इनको देखिए क्विकली। So I hope you have tried. Died in the will, died in the will. इसको हम humble बोलते हैं, नहीं? He dies in the will का मतलब he is humble. Setting the Thames on fire. Thames, what is Thames? Thames river कहाँ बहती है? लंदन में। तो नदी है और उसमें क्या किया? आग लगा दिया, यानी कि पानी में आग लगा दिया। तो पानी में आग लगा कब बोलते हैं हिंदी में? पानी में उसने तो पानी में आग लगा दिया, यानी कि उसने कुछ असंभव को संभव कर दिया है। टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल, जो संभव नहीं है उसको उसने कर दिया। हाँ, तो क्या हो जाएगा? डूइंग समथिंग रिमार्केबल, सेटिंग द टेम्स ऑन फायर। इन हॉट वाटर, हॉट वाटर नहीं, गर्म पानी में है, इसका मतलब आप मुश्किल में है। इन हॉट वाटर मीन्स इन ट्रबल, ही इज इन हॉट वाटर नाउअडेज, ही इज इन ट्रबल नाउअडेज। The government, this political party is in hot water, the Congress is in hot water, नहीं ऐसे बोलते हैं। To cut the cackle, cackle नहीं, यानी कि बात करना बंद करना, to stop talking। और रेड लेटर डे, कैसा लेटर, कैसा डे? रेड लेटर, यानी कि मेमोरेबल डे, एन इंपॉर्टेंट डे। पॉइंट, जरा इनको ट्राई करिए 20 to 24 क्विकली।
फाइन, यू माइट हैव ट्राइड, ट्राई किया होगा आपने. टू हैव फुल हैंड्स, नहीं, टू हैव फुल हैंड्स का मतलब क्या, भरा हुआ. टू बी फुल्ली ऑक्यूपाइड, आप पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हैं. गॉट ए पॉइंट, फ्री स्पेस नहीं है. इन अ कून्स एज, कून का एज यानी कि बहुत लंबा समय, अ लॉन्ग टाइम. ऑन द फेस ऑफ इट, फेस जो दिखता है वही होता है, नहीं, यानी कि द वे समथिंग अपीयर्स टू बी, कैसा दिखता है, फर्स्ट साइड पे जो दिखता है, नहीं, द वे समथिंग अपीयर्स टू बी. Who has eaten of the pot knows the taste of the broth. That is remarkable something, नहीं, जिसका जो remarkable है, देखने लायक है, कुछ बोलने लायक है, उसे बोलते हैं who has eaten of the pot knows the taste of the broth. Hard of hearing, hard of hearing यानी कि जो ठीक से नहीं सुन सकता है, he is hard of hearing, he is deaf, he cannot hear. Look at these few idioms. Fine, have you tried them? Sends the wrong masses, यानी कि कुछ आप ऐसा करते हैं जिसका गलत मैसेज फैलता है. इसका मतलब क्या, डज नॉट सेट अ गुड एग्जाम्पल, नहीं, वो अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण अच्छा नहीं है, गलत मैसेज जाता है. हाँ, तो ऐसा काम मत करिए जिससे गलत मैसेज जाए. राइट पॉइंट. द रूट ऑफ ऑल एविल, एविल का मतलब क्या, खराब चीज कुछ भी है ना, और उसके जड़ में क्या है, जो एविल का है, एविल होने का जड़ में क्या है, तो द कॉज ऑफ क्या, विकेडनेस. विकेडनेस, विकेड का मतलब क्या, बदमाश लोग. इविल एंड विकेड आर द सेम, दे आर द इविल्स, दे आर द विकेड पीपल. तो द कॉज ऑफ विकेडनेस, बदमाशों का, बदमाशी का कॉज. लूजिंग वंस मार्बल, नहीं, लूज वंस मार्बल का मतलब किसी के पीछे दीवानापन, क्रेजी होना, पागलपन होना, पैशनेट होना. टू बी लुनेटिक, किसी चीज के पीछे. अ साइट फॉर सोर आईज, और फ्राई फॉर सोर आइज का मतलब होता है किसी का स्वागत करता हुआ साइट, नहीं, वेलकम साइट. एंड टू बी ऑल ईयर्स यानी पूरा ध्यान देना, यानी कि टू लिसन कीनली. got a पॉइंट. इस तरीके से जरा इनको ट्राई करें क्विकली.
फाइन, कमिंग टू दीज फ्यू इडियम्स, 30 है टू पुल द लॉन्ग बो, यानी कि काफी खींच रहे हैं, बोलते हैं ना वो काफी खींचता रहता है, इसका मतलब क्या, टू बोस्ट बियॉन्ड मेजर्स, टू बोस्ट बियॉन्ड मेजर, है ना, इतना ज्यादा बोस्ट करते रहते हैं, यानी कि शेखी दिखाते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, गॉट माय पॉइंट। एट स्टेक, एट स्टेक, देखिए डेंजर वर्ड काफी इस्तेमाल कर चुके हैं आप, ही इज इन डेंजर, अब ही इज इन डेंजर को बदलकर अगर ही इज एट स्टेक बोलते हैं तो सेंटेंस सुनने में थोड़ा बेहतर लगता है, तो एट स्टेक मीन्स इन डेंजर, द फ्यूचर ऑफ कांग्रेस इज एट स्टेक, है ना, कांग्रेस का फ्यूचर डेंजर में है। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना स्वार्थ किसी का, नहीं स्वार्थी व्यू पॉइंट से, सो सेल्फिश मोटिव। टू बैंक अपॉन यानी किसी के ऊपर डिपेंड करना, यू कैन बैंक अपॉन हिम, यू कैन बैंक अपॉन हिम, उसके ऊपर उस पर आप निर्भर कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। क्रोकोडाइल्स टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, नहीं यानी कि कैसा होता है, ये फॉल्स होता है, बेकार का झूठा रोना, बेकार का रोना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इररेगुलरली, हाँ कैसे सेंटेंस बनेगा, ही अटेंड्स क्लासेस बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, जब मर्जी किया क्लास कर लिया, जब मर्जी किया छोड़ दिया, बंक कर लिया, तो इसको बोलते हैं अनियमित होना, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, गॉट माय पॉइंट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इडियम्स का इस्तेमाल आपने देखा कि हाउ टू यूज इडियम्स एंड यूज देम इन योर डे टू डे कम्युनिकेशन। एक बार जरा सारे इडियम्स को एक बार रिवाइज करें, जरा मैं अगर पूछूं आपको तो क्या क्या आंसर्स बता पाएंगे आप, जरा सा 2 मिनट का एक रिवीजन कर लीजिए क्विकली।
Fine. So I'm sure you might have gone through these idioms again. मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको पेश करना चाहूँगा, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, चाहे idioms हो या अच्छे vocab हो, स्मार्ट वर्ड्स हो या phrases हो, prepositional phrases हो, phrasal verbs हो, इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। करेक्ट पॉइंट। याद नहीं रहता है, 2-4 दिन रट्टा मारते हैं, तीसरे दिन भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप एक आदत बनाएं कि हर दिन 2-4 लाइन लिखना है बैठकर इत्मीनान से। राइट पॉइंट। वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, एक सेंटेंस लिखें और लिखने के बाद उसे रीराइट करें, यानी कि देखें कि इसके कोई ऐसा शब्द है जिसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, इसका कोई इस जगह पे कोई सटीक फ्रेज, कोई मुहावरा है जो सेंटेंस को और थोड़ा बेहतर बनाए। अरे भाई, कोई ईडियम से सेंटेंस बेहतर लग रहा है या नहीं, तो कोई ईडियम्स है अच्छा, कोई फ्रेज अच्छा है, कोई अच्छा वर्ड है, उसको चेंज किया। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की बेहद ज़रूरत है। अरे पॉइंट। मैं क्लास में मैंने कहा भी था कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर रोज बोलते हैं आप। हाँ, मे आई कम इन सर कुछ भी खास नहीं है। अगर मे को बदलकर माइट ही कर दिया जाए और कम इन को बदलकर एंटर भी कर देते हैं तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा। माइट आई एंटर प्लीज, माइट आई एंटर प्लीज, तो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, यानी कि री राइटिंग। राइट पॉइंट। हाँ, मैंने क्या कहा आपको? री राइटिंग, रीराइटिंग ऑफ यू लाइन्स एवरी डे। ये करिए। पहली बार तो जब लिख रहे हैं तो जो आपके मुंह में, जुबान पे है, दिल पे है, फिंगर टिप्स पे है या द टिप ऑफ टंग पे है, वही लिखेंगे आप। लेकिन उसके बाद फिर से देखिए जरा, इसको क्या मैं और थोड़ा बेहतर बना सकता हूँ, उसके पीछे थोड़ी थोड़ी मेहनत, थोड़ा आपका नहीं, जिद्दोजहद की जरूरत है। गॉट इट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं 1-2 सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने लिखा, टेक इट एज माई वार्निंग, टेक इट एज माई वार्निंग, इसे मैं, आप मेरी चेतावनी समझे। ठीक है, लिख दिया। अब आप मेहनत करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या आपके पास कुछ और बेहतर है इसको लिखने का। हाँ, तो जरा देखिए, माई वार्निंग की जगह अगर आप थोड़ा सा बदल कर टेक इट एज a writing, as a writing on a wall। देखिए, take it as a writing on a wall। इसका मतलब, to write on a wall का मतलब किसी को थ्रेट करना होता है। जब भारत गुलाम था तो क्या करते थे स्वतंत्रता सेनानी, सारे फ्रीडम फाइटर्स क्या करते थे, दीवार पे लिख लिख कर अंग्रेजों को आगाह करते थे, चेतावनी देते थे कि भाई हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हमें अपने देश में हम गुलाम नहीं बनेंगे और आपको हमारे देश को छोड़ना होगा, जाना होगा। तो कहाँ दीवार पे लिखते थे, वो काउंट करते थे अंग्रेज कि कितने थ्रेट्स आ रहे हैं। तो राइटिंग ऑन अ वॉल टॉक्स अबाउट थ्रेट्स, डेंजर, अलार्म। सो राइटिंग ऑन अ वॉल। कोई पॉइंट। इस तरह से देखिए, थोड़े से और भी सेंटेंसों का बदलना है। अगर कोई कहता है he looks sad today, he looks sad today, है ना, वो आज थोड़ा दुखी लग रहा है। अब इसको थोड़ा बदलिए, बहुत सिंपल वर्ड है, तो क्या बोल सकते हैं, he looks। अब सैड को के लिए कोई स्मार्ट वर्ड, कोई अच्छा वर्ड, तो डिफरेंट वर्ड, मीडिया savvy वर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए। he looks, हाँ, अगर मैं बोलूं lugubrious today, he looks lugubrious today, तो सुनने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। he looks mournful today, he looks mournful today, he looks melancholy today, he looks melancholy today। अब melancholy का मतलब अकेलापन भी होता है, नहीं, थोड़ा अकेला लग रहा है। तो अकेला लगने का मतलब ही, अकेला किस चीज का इंडिकेशन है? दुखी। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो क्या बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो। इसका मतलब अकेलापन यानी कि दुखी होना। तो he looks melancholy today, he looks sorrowful today। ये आदत करिए आप हर दिन, थोड़ी मेहनत, 5-10 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा करने का दिल नहीं करेगा, लेकिन 2-4 सेंटेंस लिखा, रीराइट करिए सेंटेंस को, और मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ। सो ही लुक्स सॉरफुल टुडे। हाँ, कितने सारे वर्ड्स हो गए। इसी का उल्टा अगर बोलेंगे तो क्या बन जाएगा?
इन सब का उल्टा ले लीजिए। हाँ, वो आज खुश लग रहा है तो क्या बोलेंगे, he looks। अब सैड को बदल दीजिए तो क्या बन जाएगा, he looks cheerful today। he looks cheerful today, एंटोनिम हो गया, he looks salubrious today। he looks salubrious today। आप जानते हैं मीनिंग salubrious का, लेकिन क्या आप इस्तेमाल करते हैं, ये सवाल है। अगर इस्तेमाल नहीं करते तो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। सो he looks salubrious today, he looks exalted today, he looks exalted, खुश होना, he looks exalted today, he looks jovial today, he looks jovial today, he looks rejoiced today, he looks rejoiced today, he looks zealous today, he looks zealous, zeal है उसमें आज, enthusiasm है, enthusiastic today। तो zeal होना किस चीज का इंडिकेशन है, zealous होने का मतलब क्या, उमंग कब आता है, जब खुशी आती है। तो खुश है, उमंग है उसमें आज। he looks energetic today, he looks energetic, he looks energetic today, right? So this is what is how sentences you have to rewrite every day, then only it's going to be catchy, it's going to be attractive, it's going to have an edge over others, है ना। आप देखिए, एज ओवर अदर्स का मतलब क्या, किसी के ऊपर कोई एडवांटेज होना, राइट पॉइंट। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 सेंटेंसेस क्विकली। he is drunkard, he is drunkard, नहीं वो प्योरा है, पियक्कर है, बहुत ज्यादा पीता है। अब सिंपल वर्ड है ड्रंकार्ड, एवरीबॉडी नोज, थोड़ा बदलिए, he is dipsomaniac, he is dipsomaniac, dipsomaniac याद रहेगा। देखिए डिप, डूबा, डूबना है ना, तो डूबा रहता है हमेशा। और इधर मैनिया भी है, मैनिया है, उसे पैशन है, क्रेजी है, वो किस चीज के पीछे क्रेजी है, अल्कोहल के पीछे। सो ही इज डिप्सोमैनियक, ही इज ड्रंकार्ड, ही इज बैकनालियन, ही इज बैकनालियन, ही इज बैकनालियन। बैकनालियन नहीं, वो बहुत ज्यादा पीता है। कैसे याद रखें, देखिए बच्चन जैसा लग रहा है, बच्चन पीकर नाली में गिर गया, बच्चनालियन है, बकनालियन है। सो बच्चन इज बकनालियन, राइट पॉइंट। ही इज बकनालियन, ही इज ड्रंकार्ड, ही इज डिप्सोमैनियक, वो बहुत पीता है। ही हिट्स द बॉटल, ही हिट्स द बॉटल, नहीं तो हिट द बॉटल का मतलब भी बहुत ज्यादा पीना, ओवर ड्रंक होना। सो ड्रंकार्ड है, डिप्सोमैनियक है, बकनालियन है, ही हिट्स द बॉटल है, he is a boozer। क्या लिखा, he is a boozer, he is a stupor, he is a stupor, he is a stupor। so stupor, boozer, he hits the bottle, he is a bacchanalian, he is a dipsomaniac। कितने वर्ड्स, स्टॉक, ठीक है, आपके पास मान लीजिए 5 नहीं है, 2 है, लेकिन वो 2 भी तो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप उसे रीराइट तो करते नहीं, आदत तो है नहीं हर दिन। मैंने कई बार कहा कि यू रीराइट समथिंग एंड प्रेजेंट इट, आप जरा भेजिए, वो व्हाट्सएप पे भेजिए। लेट मी चेक योर राइटिंग, हाउ यू रीराइट, व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू कम अक्रॉस, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर classes, for your knowledge, right? So you have to be a bit careful for all these things। इसी तरह से अगर इसका एंटोनिम बनाना हो, जरा एंटोनिम बना लीजिए। अब वो पीता नहीं है, बिल्कुल टच तक नहीं करता है, तो क्या बोलेंगे, he is a teetotaler। अब इसका एंटोनिम आ गया, he is a teetotaler, he is a teetotaler। तो teetotaler का मतलब क्या निकला फिर, वो छूता तक नहीं, टच तक नहीं करता, he is a teetotaler। कभी शराब से उसको दूर दूर का रिश्ता नहीं है। he abstains from alcoholic drinks, he abstains from alcoholic drinks। तो उल्टा बन गया इसका, he doesn't touch it। so वर्ड का एंटोनिम बन रहा है, सिनोनिम बन रहा है, कितने सारे वर्ड्स आपके जहन पे है। यूज देम टाइम टू टाइम,
एक बार रिवाइज करिए मैंने क्या कहा आपको, हैव अ क्विक रिवीजन। हाँ, गेटिंग द पॉइंट, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जरा देखिए एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं, बीएससी नेवर मेक्स, BSc never makes a false commitment. A false commitment. BSc never makes a false commitment. अब इसको कम सिंपल है, फॉल्स कमिटमेंट सिंपल है, मेक नेवर कोई भी खास दम नहीं है। इसको जरा बदल देते हैं, BSc नेवर पेज अ लिप सर्विस। अब मेक्स अ फॉल्स कमिटमेंट की जगह क्या लिख दिया आपने, BSc नेवर पेज अ लिप सर्विस। BSc never pays a lip service. So lip service sounds better than making a false commitment. नहीं, lip service कैसे बोलते हैं, lip नहीं केवल जुबानी बोली है, सेवा कहाँ कैसे दे रहे हैं, केवल बोलकर, यानी कि कथनी और करनी में फर्क है। जो आप कहते हैं वो आप नहीं करते। He always pays a lip service. So it sounds better. So whenever you speak something, whenever you write something, why don't you use some idioms, some phrases, some different words, some smart vocabulary, so that your sentences, your communication becomes impressive, attractive, and people lends their ear to your communication. देखिए एक नया word मैंने इस्तेमाल किया, to lend ear, to lend ear, to lend ear, यानी कि to pay attention. अब attention word काफी घिस चुका है, दम नहीं है, मजा नहीं है अटेंशन में, तो why don't you change the word from attention to lend ear? आप उसे इग्नोर करते हैं। हाँ, इग्नोर करना बहुत सिंपल वर्ड है। एक छोटा बच्चा भी, आज नर्सरी का भी बच्चे से पूछेंगे कि इग्नोर करना क्या होता है, ही नोज। तो क्या इग्नोर वर्ड बैंकिंग एग्जाम के लायक स्टैंडर्ड वर्ड है? तो थोड़ा बदलिए आप इग्नोर करने के लिए, क्या बोलेंगे, ही टर्न्स अ डेफ ईयर, ही टर्न्स अ डेफ ईयर, ही ऑलवेज टर्न्स अ डेफ ईयर टू मी। वो हमेशा मुझे क्या करता रहता है, इग्नोर करता रहता है। सो इट साउंड्स बेटर। जरा मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, lend me your ear, lend ear, to lend ear, है ना, यानी कि किसी के प्रति अटेंड करना, ध्यान करना, उसकी बातों को सुनना। to bring into light, to bring into light, ठीक है, उसी को बदल कर क्या बोल सकते हैं, to unveil, नहीं, अनवेल करना किस चीज को, क्या कर रहे हैं, अनवेल कर रहे हैं, अनलिश कर रहे हैं, टू अनवेल, टू अनलिश, टू रेज द कर्टन। सुनने में कितना अच्छा लगेगा, टू रेज द कर्टन, करेक्ट पॉइंट। तो ये कुछ ऐसी चीजें, मेरा क्लास का मकसद आज का ये था कि ये चीजें क्लास टीचर आपको बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। इट इज फ्रॉम योर दैट इंस्टिंक्ट, the inner drive that will help you. Got my point? So every time you have you have an interest towards the language,
भाषा के प्रति जुड़ाव आपका है, नहीं तो आप समझेंगे अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, ऐसी धारणा अगर रखेंगे तो फिर आपका तो हेट्रेड फैलेगा, भाषा से जुड़ाव आपका कैसे होगा। आप फिर दिन ब दिन जो भी देखेंगे इंग्लिश में नया वर्ड आया बोझ समझ बैठेंगे, बर्डन है यार, कहाँ कहाँ से वर्ड्स पता नहीं, बैंकिंग वाले इतने वर्ड्स मैं जानता हूँ, कहाँ से ले उठा के ले आते, मैंने कभी नहीं सुना। तो ये तो एक निगेटिव एटीट्यूड आपका हो गया ना। तो यू हैव टू बी अ बिट positive. It's an opportunity. Language is the beauty. I mean, the communication skill, the best skill God has ever given to us. तो जो ईश्वर ने हमें एक स्किल दिया है बोलने का, समझाने का, एक्सप्रेस करने का, तो उनके साथ हम जुड़े, उनको बकअप करें, उनको होन करें। नहीं, वी नीड टू होन आवर दिस स्किल, वी नीड टू शार्पन आवर स्किल। सो हमेशा जुड़े रहें, बने रहें इन चीज़ों के साथ। देखें कैसे कैसे कितनी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हिंदी भी बोले तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सामान्य शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा बदल दीजिए, कितना अच्छा लगता है। कोई उर्दू वर्ड कभी डाल दिया तो कम्युनिकेशन में चार चांद लग जाता है। मैंने नहीं कहा सुंदर हो जाता है, मैंने कहा चार चांद लग जाता है। तो चार चांद लगना सुंदर लगने से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्यों नहीं आप अपने कम्युनिकेशन में इन चीज़ों को शामिल करें और अपने सबसे जो पावरफुल स्किल है आपके अंदर उसको और तराशें और बेहतर बनाएं। Got my point? This what is my take. I hope you have understood what I want to say. So keep on doing these things, rewriting every day and sending your writing to us. Let us see a piece of writing and check it whether you are coming close to the point or not. Got my point? So I hope you will do it and always grow with so far as your communication skill, your language skill is concerned. So with this, I wind up the session for today. The next day we'll meet and discuss other things. Thank you very much.